नमस्कार दोस्तों। कोठारी इंस्टीट्यूट और कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हमारे पूरे संस्थान की ओर से मैं वीरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से पहले 1 मिनट में मैं आपको ये जो सेमिनार की सीरीज चल रही है, इसका आज मेरा ये चौथा सेमिनार है। 1 मिनट में आप सभी को इसके पर्पस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वास्तव में कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने स्वर्णिम 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। 40 वर्ष संस्थान को पूरे हो चुके हैं और ये बड़ा गौरवशाली विषय है हम सभी के लिए, संस्थान से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अध्यापकों के लिए और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस संस्थान में पिछले 40 वर्षों में अध्ययन करके उच्च पदों पर पहुंचे और भावी विद्यार्थी भी जो अध्ययन करने वाले हैं। 8,600 से अधिक चयन का गौरव रखने वाला यह संस्थान हमेशा से अपनी प्रामाणिकता, मार्गदर्शन और स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के हितों के लिए बनाई गई रणनीतियों, नीतियों के लिए अग्रणी रहा है। इसी अपने कॉज को, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। वास्तव में कोविड-19 के इस दौर में, इस समस्या में सभी विद्यार्थी अपने घर पर हैं और उनके पेरेंट्स और विद्यार्थी स्वयं अपने करियर को लेकर चिंतित भी हैं। चूंकि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में एक ऐसी छवि रखता है कि यह एक ऐसा संस्थान है जहां आर्थिक हितों से परे मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस संदर्भ में कई विद्यार्थियों ने हमसे बात की अपने करियर को लेकर, तो उन्हीं की बातों को, उन्हीं के प्रश्नों को हमने संकलित करके ये सेमिनार की सीरीज बनाई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी इस लॉकडाउन के समय में भी अपने समय का सदुपयोग करें, अपने करियर को एम्पावर्ड बनाने के लिए, अपने करियर को या अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उनमें मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आ सके, इसके लिए हमने 2 प्रोग्राम शुरू करे। पहला, कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता, जिसमें विद्यार्थियों को मेगा राउंड फाइनल जीतने पर 1 लाख रुपए तक का इनाम, टॉप 100 विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और चैंपियंस ऑफ वीक को भी कई प्रकार के कैश प्राइजेस हैं।
साप्ताहिक रूप से ये प्रतियोगिता कोठारी इंस्टीट्यूट के मोबाइल ऐप पर खेली जाएगी, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास संस्थान की जो भी नंबर हो, आप उस नंबर पे फोन करें। आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में मंडे टू फ्राइडे तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल के 8 पिलर सब्जेक्ट जो हैं, जिसको हमने 2 भागों में क्लासिफाइड किया है। पहला भाग है संविधान को जानो और भारत को पहचानो, और दूसरा भाग है एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्किल। इसमें 4-4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को आप kothariinstitute.com में एक ऑप्शन है 4 ईयर चैलेंज प्रोग्राम, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम विद्यार्थी को इन्हीं 8 पुस्तकों के 2-2, 3-3 पेज से प्रतिदिन 5-5 प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से एक दिन में 8 पुस्तकों से कुल 40 प्रश्न हुए और इनके उत्तर। साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए हम इन्हीं 8 विषयों में से जो प्रश्न आपको देंगे, उन्हीं में से 50 शब्दों का कोई 3 उत्तर भी लिखने के लिए देंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप हो सके। वीकली प्रतियोगिता में विजेता होंगे, जो चैंपियन ऑफ द वीक होंगे, वो सीधे मेगा फाइनल में एंट्री करेंगे, जो कि 14 और 15 अगस्त को खेला जाएगा। अब ये जो प्रतियोगिता है, यही जुड़ी हुई है 60 डेज स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम प्रोग्राम से। हम ये जो आपको प्रश्न दे रहे हैं, ये 8 विषयों की जो पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, और यहाँ तक कि टेस्ट में आपसे जो पूछेंगे वीकली टेस्ट में और मेगा प्रतियोगिता में, वो भी इन्हीं 8 पुस्तकों से होगा। इसलिए मैंने कहा कि 60 डेज प्रोग्राम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल को बढ़ाने के लिए है। खैर, ये प्रतियोगिता की जानकारी हुई। अब हम कुछ चर्चा अपने आज के विषय पे कर लेते हैं, और विषय है व्हाई सिविल सर्विस इज ए ड्रीम कैरियर। सिविल सर्विस में आना, यूपीएससी देकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस जैसे पदों पर नियुक्त होने की इच्छा रखना, क्यों भारत में एक ड्रीम कैरियर है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, इतिहास में लेके जाऊंगा। 1772 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक पद क्रिएट किया, कलेक्टर। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार भारत में मिल चुके थे, और रेवेन्यू कलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, खासतौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कलेक्टर के पद का शक्तिशाली होना उस समय जायज था। बाद में
पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत में आया 1884 में, तो इस कलेक्टर के पद को और अधिक मजबूत कर दिया गया और इस पद को या कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये पद और अधिक शक्तिशाली हो गया। स्वतंत्रता के बाद यह पद कंटिन्यू रहा, हालांकि इसकी थोड़ा सा सोच बदल गई। जहां आजादी के पहले इस पद का मुख्य काम रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपने टेरिटरी में, अपने ज्यूरिडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, तो चूंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई और लोक कल्याण की योजनाओं को जब जिला स्तर तक लाया गया, तो जिला स्तर पर उन योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व इस सर्वशक्तिमान पद अर्थात आईएएस के पद को दिया गया। तो ऐसे में इसकी एक तीसरी भूमिका भी आ गई कि पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, और अब इसकी एक नई भूमिका अपने जिले के विकास की दे दी गई। जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी इसको दिया गया। समय बदला, ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने आप को नए रूप में ढाला और कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने इंटरप्राइजिंग गेटअप बनाया। वेलफेयर का स्टेट भी अभी कायम है, साथ में सरकार अब उद्यमी सरकार हो गई, इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट हो गई। तो इस इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट के विभिन्न उद्यमों को चलाने के लिए कॉरपोरेट मैनेजर्स की जरूरत थी। ऐसे कॉरपोरेट मैनेजर्स जो निर्णय निर्माण में सक्षम हों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए इन उद्यमों के अधिक से अधिक लाभ कमाने को सुनिश्चित कर पाए, साथ ही लोक कल्याण की परंपरागत अवधारणा पे भी कहीं ठेस ना पहुंचे। तो इन दोनों के बीच तालमेल, लोक कल्याण और उद्यमी सरकार के बीच तालमेल बिठाए रखते हुए इस एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट की अवधारणा को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी एक आईएएस को ही मिला और एक आईएएस अधिकारी फिर कॉरपोरेट लीडर के रूप में भी काम करने लगा। मतलब धीरे 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 आईएएस का पद समय और परिस्थितियों के बदलते बदलते नए नए प्रकार के अधिकार अपने आप में धारण करते गया। सरकार ने उनको विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी और उन शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। तो ऐसे में आईएएस का पद जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया और यही पद प्रमोट होकर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सचिव स्तर, कैबिनेट सचिव स्तर तक जाता है। मतलब यदि आप सही समय पर कम उम्र में आईएएस बन जाते हैं तो भारत में प्रशासनिक संरचना का
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव होता है, वहां तक आप आराम से पहुंच जा सकते हैं, आराम तक पहुंच सकते हैं। तो ये पद पे हमने जो 5 मिनट डिस्कशन किया, इससे हमें ये समझ में आया कि इस पद को इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं तो जाहिर बात है देश के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अलग अलग कानून के द्वारा इस पद को बहुत सारी शक्तियां भी दी गई होंगी। इसलिए कहा जाता है कि आईएएस का पद प्रतिष्ठा और गौरव तीनों लेकर आता है। यहां में कुछ छोटे बात हैं, जैसे अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं, जॉब की निश्चिंता, इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो है ही, ये आप सभी जानते हो। वास्तव में इसमें क्या है, इस पद से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, इस पद से जुड़ा हुआ गौरव इंपॉर्टेंट है, इस पद में जो आपको अधिकार मिलते हैं, इन अधिकारों का उपयोग करके आप जिले की पूरी संरचना बदल सकते हैं, जिले का दर्शन बदल सकते हैं, जिले को स्वास्थ्य में नंबर 1 ला सकते हैं, सफाई में नंबर 1 ला सकते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 के समय में कई जिले के कलेक्टर रोल मॉडल के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने अपने जिले को अपनी विवेकशीलता, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करते हुए कैसे संक्रमण से बचाया है। तो इतनी सारी पद, प्रतिष्ठा, गौरव, काम करने का अवसर, राष्ट्र निर्माण का अवसर, देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का अवसर, इन सब के कारण इस पद की ओर सभी युवाओं का आकर्षित हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। यही कारण है कि एक आईएएस बनना देश की युवाओं की नेशनल हॉबी रहा है। हर युवा चाहता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, क्योंकि जब हर युवा चाहता है कि जाहिर बात है कि इसकी प्रतियोगिता आसान होने की साथ साथ प्रतिस्पर्धा कठिन होगी। कल मैंने डिस्कस किया था कि इसमें सभी को समान अवसर हैं, निश्चित रूप से सभी को इसमें समान अवसर हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिक होने की वजह से और कम उम्र में आईएएस बन जाने के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं प्रमोशन के, आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो, इस वजह से वर्तमान में विद्यार्थी 12वीं के बाद से ही आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि किसी भी संस्थान में 12वीं के बाद के विद्यार्थियों की साइकोलॉजी को समझते हुए, उनकी मेंटल स्टेटस को समझते हुए, कॉलेज की पढ़ाई के साथ वो कैसे आईएएस की तैयारी करें, सिलेबस के साथ साथ उनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप हो और आईएएस के साथ साथ अन्य विकल्प भी खुले रहें, ऐसी तैयारी की प्लानिंग जनरली संस्थान नहीं करते। संस्थानों में विद्यार्थियों को कई बार तो ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के साथ बैठाकर आईएएस की तैयारी करा दी जाती है। मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी 6 या 8 महीने बाद एग्जाम देने वाला है, उसकी क्लास में कोई 12वीं पास विद्यार्थी बैठ के कैसे तैयारी कर सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक 4 ईयर चैलेंज प्रोग्राम डेवलप किया है। इस प्रोग्राम में पहले साल आपको आईएएस की फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इन सब का ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंड ईयर में आपको प्रारंभिक परीक्षा की ट्रेनिंग, थर्ड ईयर में आपको प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की पूरी ट्रेनिंग, साथ में इन पूरे 3 साल में
एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल की ट्रेनिंग की सेपरेट क्लासेस चलती रहेंगी। हमने कोशिश की है कि इस पूरे चैलेंज प्रोग्राम में हम जहां आपको एक तरफ पूरा सिलेबस कराएं, वहीं दूसरी तरफ आपको एक आईएएस, अच्छा आईएएस बनने के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए उस व्यक्तित्व को आपको निखारें। तीसरा, आईएएस बनने के बाद आपको जो काम करने हैं उन काम की ट्रेनिंग हम अपने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको दें, केस स्टडी के माध्यम से दें, जिससे जब आप आईएएस बने, एक तो पहली बात आसानी से बन पाए, और जब आसानी से बन पाए और जब आईएएस रियल में पोस्टेड हो तो अपना, देश का, परिवार का, सभी का नाम रोशन करें और ऐसा काम करें जो आगे आने वाले युवाओं के लिए रोल मॉडल बने। तो ये मेरा आज का विषय था। जो मैंने शुरुआत में कहा कि सेमिनार, इस प्रतियोगिता और 60 डेज प्लान से जुड़ने के लिए यदि आपने अभी तक अपने आप को एनरोल्ड ना किया हो तो एनरोल्ड कर लें। संस्थान की वेबसाइट पे जाएं, आपके पास जो स्लाइड आ रही है उनमें नंबर दिए होंगे, उन नंबर पर आप अपने मैसेज भेजें, आपको एनरोल करके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। कल से यह प्रतिस्पर्धा, यह प्रतियोगिता शुरू हो रही है। जिन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अग्रिम बधाइयां हैं। जय हिंद, जय भारत।